So very good evening, all the participants. Today we'll start with section 105. But before we start with section 105, let me show you a screen. I hope my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. So this is the section-wise timelines. So I'll share this file with you, and you please note these timelines also. इसमें ना सारी सेक्शन वाइज टाइमलाइंस दे रखी है, और ये मेरे हिसाब से उसमें नहीं है, बुक में नहीं है शायद, ये कहीं है ना, हाँ सर। ये वो सर सारी बुक में नहीं है। है ना। हाँ, इसमें बैंक्रप्सी की भी है, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी की भी है, सब कुछ है इसमें, और फ्रेश स्टार्ट की भी है ये। और फ्रेश स्टार्ट से पहले ये जितने भी है ना, ये सब की टाइमलाइंस दे रखी है। अब एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है तो उसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। सर ये ये शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा, है ना। हाँ, ये पीरियड स्पेसिफाइड करके ऐसे है, ये 5-7 ही इसमें है, ज्यादा नहीं है। तो इसी को मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली, ये किसी और फाइल में थी, तो मैं कहा ये बनाया तो था एक बार। अब ये हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो गया हो, तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा बस, और कोई बात नहीं। मैं अभी शेयर कर देता हूँ, फिर बाद में भूल जाता हूँ मैं अभी। यस सर। ये पीरियड स्पेसिफाइड, ठीक है। ये ये मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। ये आपको एक ही जगह मिल जाएगी, इसमें काम है, रिकॉर्डिंग ऑन मैसेज फाइल, कंप्यूटर सिस्टम। ये मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। चलिए, बाकी बाद में ग्रुप में भी डाल दूंगा, वैसे अभी तो मैंने शेयर कर दिया। अब हम चलते हैं अपना सेक्शन 105 पर, ठीक है जी। वो खुल रही है मैडम फाइल, जो मैंने चैट बॉक्स में शेयर की है? हाँ सर, खुल गई है सर। खुल रही है, हाँ, हाँ ठीक है। तो नरेंद्र सर, जी शेयर आप हैं? शेयर करूँ सर? नहीं नहीं, शेयर मतलब करो। ग्रुप में शेयर कर दो सर, ग्रुप में हाँ, वो हमारे से। बाद में कर देना आराम से, कोई बात नहीं। हाँ सर। सेक्शन 105, सेक्शन 105, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको, सेक्शन 105 स्क्रीन विजिबल है? हाँ। हाँ सर। ओके। हाँ, विजिबल है सर, यस सर। तो सेक्शन 105 क्या बोलता है? सेक्शन 105, सेक्शन 105 टॉक्स ऑफ द रीपेमेंट प्लान। तो ये कहता है द डेटर शैल प्रिपेयर, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डेटर की। इन कंसल्टेशन विद द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, a repayment plan containing a proposal to the creditors for restructuring of his debts or affairs। वो क्या कहेगा कि भाई मेरे डेट्स या मेरे जो बिजनेस अफेयर्स है उसको आप रीस्ट्रक्चर कर दो, ठीक है। मैंने 2 साल में लोन देना था, आप 5 साल में दे दूंगा, इस तरह से रीस्ट्रक्चर। द रीपेमेंट प्लान में ऑथराइज और रिक्वायर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल to carry on the debtor's business or trade on his behalf or in his name। तो रीपेमेंट प्लान में वो क्या प्रपोजल देगा? ही में प्रपोज दैट ओके, यू आर हियर बाय ऑथराइज टू कैरी ऑन द बिजनेस। भाई मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, आप चला के देख लो, आपसे हो सकता है बढ़िया चल जाए। और रियलाइज द एसेट्स ऑफ द डेटर, और एडमिनिस्टर और डिस्पोज ऑफ एनी फंड्स ऑफ द डेटर। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि जो इंडिविजुअल है
या फिर जो पार्टनरशिप फर्म है उसका बिजनेस काफी बड़े लेवल पे भी हो सकता है, छोटे लेवल पे भी हो सकता है, बड़े लेवल पे भी हो सकता है, इसीलिए जो प्रोविजन है वो जनरल नेचर के बनाए जाते हैं। ठीक है। द रीपेमेंट प्लान shall include the following, namely justification for preparation of such repayment plan and reasons on the basis of which the creditors may agree upon the plan. जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकता भाई मैं 20 साल में पेमेंट करूंगा। ठीक है। एक रीजनेबलनेस होनी चाहिए, और रीजंस है भाई क्यों, वाई द क्रेडिटर शुड एग्री टू योर प्लान। प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ फीस टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल के केस में यहां पर वो बताएगा भाई मैं आरपी की फीस कैसे दूंगा। ठीक है, सेक्शन 105, एंड देन सच अदर मैटर्स एज में बी स्पेसिफाइड। तो इसके लिए रेगुलेशन 17 और रेगुलेशन 8 है। तो रेगुलेशन 17 और रेगुलेशन 8 भी एक बार देख लेते हैं। रेगुलेशन 17, रेगुलेशन 8, और एक ये हमारी स्लाइड चल रही है 2 घंटे से। रेगुलेशन 17, रेगुलेशन 17 क्या बोलता है, ये हमारा रेगुलेशन 17। रेगुलेशन 17 बोलता है कंटेंट्स ऑफ रीपेमेंट प्लान। द रीपेमेंट प्लान शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग। पहला, टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट प्लान and its implementation schedule, including the amounts to be repaid and dates of repayment to creditors। डेट तक भी बतानी पड़ेगी इसको। फिर उसके अलावा सोर्स ऑफ फंड्स दैट विल बी यूज्ड टू पे रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट्स एंड दैट सच पेमेंट शैल बी मेड इन प्रायोरिटी ओवर एनी क्रेडिटर। ठीक है भाई, रेजोल्यूशन आरपी की फीस कैसे पेमेंट करें। उसके बाद ए मिनिमम बजट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान to cover the reasonable expenses of the guarantor and members of his immediate family to the extent they are dependent on him, provided that at least 10% of the realizable income of the guarantor shall be utilized for repayment of debts। मतलब ये हो सकता है कि भाई 90% तक उसको अलाउ कर दें कि भाई ठीक है मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये है जो भी है ना, तो 10% तो कम से कम उसको रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान, क्या कोई फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड, वो भी। इफ द गारंटर हैज एनी बिजनेस, द मैनर इन विच इट इज प्रपोज टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रीपेमेंट प्लान एंड द रोल ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, द मैनर इन विच फंड्स हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ द रीपेमेंट प्लान इन्वेस्टेड और अदरवाइज डेल्ट विद पेंडिंग रीपेमेंट टू क्रेडिटर्स, द फंक्शंस which are to be undertaken by the resolution professional, including supervision and implementation of the resolution plan. Variation of the onerous terms of a contract or transaction involving the guarantee. Details of excluded assets and excluded debt of the guarantor. Terms and conditions for the discharge of the guarantor. The repayment plan may provide for the following: transfer or sale of all or part of the assets, administration or disposal of any funds, satisfaction or modification of any security interest, reduction in the amount payable to creditors, haircut, curing or waiving of any breach of a debt due from the guarantor, modification in the terms of repayment of any debt due from the guarantor, part of the income of the guarantor to be used for the repayment of the debt, and the manner of calculating the income of the guarantor, the manner in which funds held for the purpose of repayment to creditors and not so repaid at the end of the repayment plan are to be dealt with, and such other matters as may be required by the creditors। तो ये रीपेमेंट प्लान में ये सब देने वाला है। उसके अलावा रेगुलेशन 8 है, तो रेगुलेशन 8 क्या बोलता है, रेगुलेशन 8 में देख लेते हैं। ये हमारा है रेगुलेशन 8। ये थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा, हो सकता है आपको, है ना, तो बुक में से देख लीजिएगा। एक्चुअली कॉपीड होता है ना कई बार कंटेंट वहां से, वेबसाइट से, तो वेबसाइट वो कई बार उसको ठीक करने नहीं देता, हमें दोबारा टाइप करवाना पड़ेगा। ये नजर आ रहा है वैसे स्क्रीन पर आपको, नहीं? आ रहा है सर। हाँ, तो ट्रांसफर ऑफ डेट ड्यू टू क्रेडिटर्स, वेर ए क्रेडिटर असाइंस और ट्रांसफर द डेट टू एनी पर्सन ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, both parties shall provide the resolution professional the terms of such assignment or transfer
and the identity and details of the assignee are transparent. The resolution postal shall notify each creditor and the adjudicating authority of any resultant change in the list of creditors within 2 days of such change. तो ये दो रेगुलेशंस है हमारे. अब हम दोबारा अपने सेक्शन पर चलते हैं. बस अब ये पीछे नहीं जा पाएगा, कोई बात नहीं. तो अपना 486 पर चलते हैं. वो ज्यादा पीछे नहीं जा पाता. आप बार बार उसमें अंदर चले जाओ ना, तो वो फिर क्या करता है, एक दो बार तो चला जाता वो. आपने लास्ट वीक उस पर रेगुलेशंस पर क्लिक किया, बट ज्यादा बैक नहीं जा पाता वो. कोई बात नहीं. 486 पर थे हम लोग. यहाँ थे. ठीक है. तो सेक्शन 105, सेक्शन 105 हो गया हमारा. तो सेक्शन 106, सेक्शन 106 बोलता है द रेजोल्यूशन पर्सनल शेल सबमिट द रीपेमेंट प्लान अंडर सेक्शन 105. अच्छा, ये रीपेमेंट प्लान सबमिट करने का कोई टाइम लिमिट है क्या? कुछ लिखा है कि कितने दिन में सबमिट करना है? नहीं लिखा सर, कहीं कहीं भी नहीं लिखा सर. नो टाइम लिमिट है. 21 days, sir. नो. अब ये लिखता है द रेजोल्यूशन पर्सनल शेल सबमिट द रीपेमेंट प्लान अंडर सेक्शन 105 along with his report on such plan to the adjudicating authority within a period of 21 days from the last date of submission of claims under section 102. ठीक है. तो 21 डेज के अंदर इसको अपनी रिपोर्ट देनी है 106 में. और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स क्या है 102 में? 102 में क्लेम्स की लास्ट डेट है कि क्लेम्स 21 days. आपको इनवाइट करने 21 डेज के अंदर. ठीक है. 21 डेज में आपने क्लेम्स इनवाइट किए. 21 डेज ऑफ सच इशू और पब्लिक नोटिस. पब्लिक नोटिस आपको देना है 7 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर. ठीक है. 7 दिन हो गए आपके पब्लिकेशन ऑफ नोटिस. उसके 21 डेज के अंदर आपने क्लेम्स इनवाइट करने हैं. और फिर सेक्शन 106 बोलता है कि विद इन ए पीरियड ऑफ 21 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स. मतलब 49 डेज हो गए. 49 डेज के अंदर तो रिपोर्ट है, इससे पहले पहले ही इसको अपना रीपेमेंट प्लान सबमिट करना. कुछ नहीं. या 106. ठीक है. तो पीरियड यहां क्या है? The resolution postal shall submit the repayment plan under section 105 along with the report on such plan to the adjudicating authority within a period of 21 days from the last date of submission of claims under section 102. और सेक्शन 102 में लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स क्या है 21 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ नोटिस. और नोटिस कितने दिन में इशू करना है आपको? नोटिस इशू करना है विद इन 7 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर. तो 7 + 21 + 20. और नेचुरली उससे पहले ही रीपेमेंट प्लान आ गया होगा आपके पास. कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं. The report referred to in subsection 1 shall include that the repayment plan is in compliance with the provisions of any law for the time being in force. ठीक है.
जैसा सेक्शन 30 में बोलता है, सिमिलर कंडीशन है that the repayment plan is in compliance with the provisions of any law for the time being in force. The repayment plan has a reasonable prospect of being approved and implemented, and there is a necessity of summoning a meeting of the creditors if required to consider the repayment. ठीक है। और अगर आरपी को लगता है, if RP recommends that a meeting of the creditors is not required to be summoned, then reasons for the same shall be provided. The report referred to in subsection 2 shall also specify the date on which and the time and place at which the meeting should be held if he is of the opinion that a meeting of the creditors should be summoned. ठीक है। और उसको लगता है कि मीटिंग बुलानी है तो वो यहीं पर बता देगा डेट, टाइम और प्लेस। ठीक, इस रिपोर्ट के अंदर ही ये सब चीजें दे रहा है। रिपोर्ट के अंदर क्या क्या दे रहा है ये? रीपेमेंट प्लान, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट, ठीक है, और ये कि भैया इट इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, इट हैज रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग अप्रूव्ड, और फिर ये कि देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ समनिंग ऑफ मीटिंग और नॉट। ठीक है, इन केस he considers that meeting is required to be summoned, then date, time and place, ये सारी चीजें सेक्शन 106। For the purpose of subsection 3, the date on which the meeting is to be held shall be not less than 14 days and not more than 28 days from the last date of submission of from the date of submission of report। ठीक है, जो भी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट है कम से कम 14 दिन और मैक्सिमम 28 डेज, इसके अंदर ही आपको मीटिंग कॉल करनी है। द रेजोल्यूशन पर्सनल शैल कंसीडर द कन्वीनियंस ऑफ क्रेडिटर्स इन फिक्सिंग द डेट एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। ठीक, वर्ड लिखा है शैल, और कन्वीनियंस ऑफ क्रेडिटर्स क्या है? कन्वीनियंस ऑफ क्रेडिटर्स कुड बी से रिलीजियस फेस्टिवल, है ना, या फिर कोई डिसेबल्ड फ्रेंडली है, वहां पर जो अप्रोच है वो सब चीजें, ठीक, ये आपको कंसिडर करनी है। सेक्शन 107, summoning of meeting of creditors. The resolution personnel shall issue a notice calling the meeting of the creditors at least 14 days before the date fixed for such meeting। ठीक, नोटिस के लिए टाइम पीरियड आपको देना है एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर मीटिंग। और मीटिंग कब कॉल करनी है? नॉट लेस देन 14 डेज। क्यों? नेचुरली 14 डेज का तो नोटिस ही दे रहा है ना यहाँ पर, एंड नॉट मोर देन 28 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तो कम से कम 14 डेज का नोटिस देना है। The resolution personnel shall send the notice of the meeting to the list of creditors prepared under section 104। 104 में जो लिस्ट प्रिपेयर की उन सबको नोटिस की कॉपी भेजनी। The notice sent under subsection 1 shall state the address of the adjudicating authority to which the repayment plan and report of the resolution personnel on the repayment plan has been submitted and shall be accompanied by a copy of the repayment plan। ये जो मीटिंग का नोटिस है इसमें भी कॉपी ऑफ रिपेमेंट प्लान जाएगी, कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द डेटर रेगुलेशन 10 में, ए कॉपी ऑफ द सेड रिपोर्ट ऑफ द रेजोल्यूशन पर्सनल एंड फॉर्म्स फॉर प्रॉक्सी वोटिंग। ठीक है, फॉर्म्स फॉर प्रॉक्सी वोटिंग HUF कंपनी वगैरह के। द प्रॉक्सी वोटिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रॉक्सी वोटिंग shall take place in such manner and form as may be specified, regulation 16। Then section 108 talks of conduct of the meeting of creditors। The meeting of the creditors shall be conducted in accordance with the provisions of this section and section 109, 110 and 111। ठीक है, रेगुलेशन 11, रेगुलेशन 13, रेगुलेशन 14, विल रीड अबाउट इट। और उस मीटिंग में क्या होगा? द क्रेडिटर्स में डिसाइड टू अप्रूव, मॉडिफाई और रिजेक्ट द रीपेमेंट। द रेजोल्यूशन पर्सनल शैल इंश्योर that if modifications are suggested by the creditors, consent of the debtor shall be obtained for each modification। ठीक, मान लीजिए कोई मॉडिफिकेशन क्रेडिटर ने सजेस्ट किया तो उसका आपको डेटर से भी कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट तो डेटर नहीं करनी है। द रेजोल्यूशन पर्सनल में for a sufficient cause adjourn the meeting of the creditors for a period of not more than 7 days at a time। Section 109, voting rights in meeting of creditors। A creditor shall be entitled to vote at every meeting of the creditors in respect of the repayment plan in accordance with the voting share assigned to him। ठीक है, the resolution personnel shall determine the voting share to be assigned to each creditor in the
मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ठीक है, तो वोटिंग शेयर कैसे साइन होगा, रेगुलेशन 15 है इसका। एक बार रेगुलेशन 15 भी देख लेते हैं, क्या कहता है रेगुलेशन 15। एक मिनट, ये है रेगुलेशन 15। रेगुलेशन 15 बोलता है वोटिंग बाय क्रेडिटर्स। The resolution personnel shall take a vote of the creditors present in the meeting on any item listed for voting after discussion on the same. At the conclusion of the meeting, the resolution personnel shall prepare minutes of the meeting, including the names of creditors who voted for, against, or abstained from voting on the items put to vote in the meeting. The resolution personnel shall circulate the minutes of the meeting by electronic means to all participants of the meeting within 48 hours of the conclusion of the meeting, and seek a vote on the items listed for voting in the meeting from the creditors who were not present in the meeting or did not vote at the meeting by electronic means, where the voting shall be kept open for at least 24 hours from the circulation of the minutes as per clause। ठीक है, अगर रिक्विजिट परसेंटेज नहीं आ रही है तो फिर वोटिंग विंडो ओपन रख लेते हैं। ठीक है, जब तक वो रिक्विजिट परसेंटेज नहीं आ जाए। At the end of the meeting, at the end of the voting period, the resolution personnel shall record the decision arrived at on the items along with the names of creditors who voted for, against, or abstained from voting on the items after considering the voting at the meeting and through the electronic means. The resolution personnel shall circulate a copy of the record made under sub-regulation 4 to all participants within 24 hours of the conclusion of the voting। एक या ठीक, दो तक तो आया। सेक्शन हमारा था 109। ठीक, ए क्रेडिटर shall not be entitled to vote in respect of a debt for an unliquidated amount। ठीक है, अगर कोई डेट क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है तो उस पर वोट नहीं कर पाएगा। A creditor shall not be entitled to vote in a meeting of the creditors if he is not a creditor mentioned in list of creditors under section 104। तो 104 में जो लिस्ट बना रखी है, और 104 में लिस्ट कैसे बना रखी है, 102 में जो पब्लिक नोटिस हुआ उसके रिस्पॉन्स में जो क्लेम्स आए उस हिसाब से, और इज एन एसोसिएट ऑफ द डेटर। तो जो एसोसिएट ऑफ द डेटर है वो भी वोट नहीं कर पाएगा। एसोसिएट ऑफ द डेटर की डेफिनेशन हम सेक्शन 79 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेक्शन 110 राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन रिलेशन टू रीपेमेंट प्लान। सिक्योर्ड क्रेडिटर के क्या क्या राइट? Secured creditor shall be entitled to participate and vote in the meetings of the creditors। ठीक है, a secured creditor participating in the meeting of the creditors and voting in relation to repayment plan shall forfeit his right to enforce the security during the period of the repayment plan in accordance with the terms of the repayment plan। ठीक है, तो अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स में पार्टिसिपेट करता है और वोट करता है तो ही कैनॉट एनफोर्स हिज सिक्योरिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रीपेमेंट। Where a secured creditor does not forfeit his right to enforce the security, he shall submit an affidavit to the resolution personnel at the meeting of the creditor stating that the right to vote exercised by the secured creditor is only in respect of the unsecured part of the debt and the estimated value of the unsecured part of the debt। In case a secured creditor participates in the voting on the repayment plan by submitting an affidavit under subsection 3, the secured and unsecured parts of the debt shall be treated as separate debts। The concurrence of the secured creditor shall be obtained if it does not participate in the voting on repayment plan, but provision of the repayment plan affects his right to enforce the security। मतलब ये कि रीपेमेंट प्लान में ऐसी कोई कंडीशन है जिससे उसका जो राइट टू एनफोर्स सिक्योरिटी है वो इफेक्ट होता है। हो सकता है एक ही प्रॉपर्टी हो उसके पास, अब वो रिपेमेंट प्लान में कहे मैं उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दूंगा, मैं उस प्रॉपर्टी को बेच दूंगा, है ना। तो उसके लिए अगर वो सिक्योर्ड, वो जो एसेट है ऑलरेडी सिक्योर्ड है तो उसकी कंकरेंस चाहिए। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन period of the repayment plan means the period from the date of the order passed under section 114
till the date on which the notice is given by the resolution personnel under section 117 or report submitted by the resolution personnel under section 118 as the case may be. ठीक है. ट्रिपल वन है अप्रूवल ऑफ रीपेमेंट प्लान बाय क्रेडिटर्स. The repayment plan or any modification to the repayment plan shall be approved by a majority of more than 3/4 in value. क्या लिखता है? वर्ड लिखता है more than 3/4, मतलब 75 पे भी नहीं होगा, 75 से प्लस होना चाहिए. More than 3/4 of the creditors present in person or by proxy and voting on the resolution in a meeting of the creditors. ठीक है. उसके बाद आता है सेक्शन 112, रिपोर्ट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स ऑन द रीपेमेंट प्लान. The resolution personnel shall prepare a report of the meeting of the creditors on the repayment plan. अब इस रिपोर्ट में क्या रहेगा? The report under subsection 1 shall contain whether the repayment plan was approved or rejected, and if approved, the list of modifications, if any, the resolutions which were proposed at the meeting and the decision on such resolutions, list of creditors who were present or represented at the meeting, and the voting records of each creditor for all meetings of the creditors, and such other information as the resolution personnel thinks appropriate to make known to the adjudicating authority. Section 113, notice of decisions taken at meeting of creditors. The resolution personnel shall provide a copy of the report of the meeting of creditors prepared under section 99 to the debtor. Debtor को भी कॉपी देगा, creditors को कॉपी देगा, including those who were not present at the meeting and the adjudicating authority. ठीक है. Now section 114. Section 114 बोलता है order of adjudicating authority on repayment plan. The adjudicating authority shall by an order approve or reject the repayment plan on the basis of the report of the meeting of creditors submitted by the RP under section 112. Provided that where a meeting of creditors is not summoned, the adjudicating authority shall pass an order on the basis of the report prepared by the RP under section 106. The order of the adjudicating authority approving the repayment plan may also provide for directions for implementing the repayment plan. Where the adjudicating authority is of the opinion that the repayment plan requires modification, it may direct the RP to reconvene a meeting of the creditors for reconsidering the repayment plan. Now section 115. Effect of order of adjudicating authority on repayment plan. Where the adjudicating authority has approved the repayment plan under section 114, such a repayment plan shall take effect as if proposed by the debtor in the meeting and be binding on creditors mentioned in the repayment plan and the debtor. Where the adjudicating authority rejects the repayment under section 114, तो उस केस में क्या होगा? Debtor and the creditor, they shall be entitled to file an application for bankruptcy. पहला सेक्शन था हमारा 100 में क्या था? If based on the report of the RP under section 99, the adjudicating authority feels that this application for insolvency is being pushed to defraud the creditors or the RP, then the adjudicating authority may order that the creditors are entitled to file directly for bankruptcy. वो था सेक्शन 100. अब है सेक्शन 115. तो सेक्शन 115 में क्या है? अगर रीपेमेंट प्लान रिजेक्ट हो जाता है तो डेटर और क्रेडिटर बोथ आर एंटाइटल्ड टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी. And a copy of the order passed by the adjudicating authority under subsection 2 shall be provided to the board for the purpose of recording an entry in the register referred to in section 196. Now section 116. Section 116 क्या बोलता है? Implementation and supervision of the repayment plan. The resolution personnel appointed under section 97 or under section 98 shall supervise the implementation of the repayment plan. ठीक. The resolution personnel may apply to the adjudicating authority for directions if necessary in relation to any particular matter arising under the repayment. The adjudicating authority may issue directions to the resolution personnel on the basis of an application under subsection 2.
तो इसके लिए ये रेगुलेशंस देख लेते हैं एक बारी। रेगुलेशन 18, 20 एंड 22, ये रेगुलेशंस क्या कहते हैं? ये रेगुलेशंस है 18, 20 एंड 22। रेगुलेशन 18 क्या बोलता है? 18 तो बोलता है परचेज ऑफ एसेट्स बाय सर्टेन पर्सन्स। द फॉलोइंग पर्सन shall not purchase or acquire any interest in the property of the guarantor। एक, इससे बड़ा होता ही नहीं, 2 मिनट तक। कुछ इसमें ऑप्शंस आती हैं, जूम इन, शो प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू में भी प्लस करके आता है कुछ, प्लस करके लगाया इसको, छोड़ो, ऐसे ही करें। इससे बड़ा नहीं हो पा रहा, चलो कोई नहीं। परचेज ऑफ एसेट्स बाय सर्टेन पर्सन्स। The following persons shall not purchase or acquire any interest in the property of guarantor directly or indirectly without permission of the adjudicating authority. The resolution professional or any partner or director of the IP of which resolution professional is a partner or director, any professional appointed by the RP for the resolution process, any creditor, any company where the guarantor or creditor is a promoter or director, and any associate of the guarantor, creditor or RP। ठीक है, तो ये लोग परचेज नहीं कर पाएंगे विदाउट द परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में सेट असाइड परचेज और एक्विजिशन मेड contrary to the provisions of this regulation and may make such order as it deems fit। रेगुलेशन 20 देख लेते हैं, ब्रीच ऑफ रीपेमेंट प्लान, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो गया, रीपेमेंट प्लान अप्रूव हो गया, अब बीच में कोई ब्रीच हो गया। ठीक है, उसने कहा डेट्स भी देनी है आपको कि किन किन डेट्स को क्रेडिटर को पेमेंट करनी है। अब मान लीजिए ब्रीच हो गया, तो ब्रीच होने क्या क्या फौरन बाद आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पहुंच जाओगे? ये रेगुलेशन 20 बताता है। रेगुलेशन 20 बताता है ब्रीच ऑफ रीपेमेंट प्लान बाय द गारंटर। इफ इन द ओपिनियन ऑफ द आरपी द गारंटर हैज फेल्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल विद इन 3 days of knowledge of such failure issue a notice to the guarantor identifying the failure and requiring him within 15 days of the receipt of the notice। 15 दिन का टाइम देंगे to address such a failure if it can be addressed or provide for an explanation for the failure। If the guarantor within the period specified under sub-regulation 1 addresses the failure in implementation of the repayment plan or provides a satisfactory explanation for such failure, the resolution professional shall report the failure to creditors within 7 days of the date of failure addressed or explanation provided for such failure। तो यहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं गए। ठीक है, इन केसेस नॉट कवर्ड अंडर सब रेगुलेशन 2 the resolution professional may apply to the adjudicating authority under subsection 2 of section 116 for directions if he is of the opinion that the failure will affect the implementation of the repayment plan। ठीक है, एंड 22 क्या बोलता है, नॉन कोऑपरेशन बाय द गारंटर। In the event of non-cooperation of the guarantor at any time during the resolution process period or during the implementation, the resolution professional shall prepare a statement to the effect and file the same with the adjudicating authority for appropriate directions। तो ये कुछ रीपेमेंट से रिलेटेड रेगुलेशन। लास्ट यूज कर रहा हूँ। अच्छा, चलो कोई नहीं, दोबारा चलते हैं हम, कंट्रोल होम करके। या
यहां पर थे, हमने सेक्शन 116 कवर कर लिया। अब हम देखते हैं सेक्शन 117। अब सेक्शन 117 में क्या है? कंप्लीशन ऑफ द रीपेमेंट। The resolution professional shall within 14 days of the completion of the repayment plan forward to the persons who are bound by the repayment plan under section 115 at the adjudicating authority the following documents, namely a notice that the repayment plan has been fully implemented and a copy of the report by the RP summarizing all receipts and payments made in pursuance of the repayment plan and extent of implementation of such plans as compared with the repayment plan approved by the meeting of creditors. The resolution professional may apply to the adjudicating authority to extend the time mentioned in subsection 1 for such further period not exceeding 7 days. Now 118. Repayment plan coming to end prematurely. A repayment plan shall be deemed to have come to an end prematurely if it has not been fully implemented in respect of all persons bound by it within the period as mentioned in the repayment plan. Where a repayment plan comes to an end prematurely under this section, the resolution professional shall submit a report to the adjudicating authority, which shall state the receipts and payments made in pursuance of the repayment plan, the reasons for premature end of the repayment plan, and details of the creditors whose claims have not been fully satisfied. The adjudicating authority shall pass an order on the basis of the report submitted under subsection 2 by the RP that the resolution plan has not been completely implemented. ठीक है। अब इसमें क्या, कुछ लोगों का पेमेंट हो गया, कुछ का नहीं हुआ। तो द डेटर और द क्रेडिटर whose claims under repayment plan have not been fully satisfied shall be entitled to file for a bankruptcy order under chapter 4. The adjudicating authority shall forward to the persons bound by the repayment plan under section 115 a copy of the report submitted by the RP to the adjudicating authority under subsection 2 and order passed by the adjudicating authority under subsection 3. The adjudicating authority shall forward a copy of the order passed under subsection 4 to the board for the purpose of recording an entry. Now section 119. Section 119 talks of the discharge order. On the basis of the repayment plan, the resolution professional shall apply to the adjudicating authority for a discharge order in relation to the debts mentioned in the repayment plan, and the adjudicating authority may pass such discharge order. डिस्चार्ज ऑर्डर में डेट वाइज लिखा रहता है कि कौन कौन सा डेट क्लियर हो गया। द रीपेमेंट प्लान में प्रोवाइड फॉर अर्ली डिस्चार्ज और डिस्चार्ज ऑन कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रीपेमेंट। द डिस्चार्ज ऑर्डर shall be forwarded to the board for the purpose of recording entries in the register referred to in section 196. The discharge order under subsection 3 shall not discharge any other person from any liability in respect of his debt. On section 120, standard of conduct, the resolution professional shall perform his functions and duties in compliance with the code of conduct. अब एक बार इसके साथ रेगुलेशन 21 और देख लेते हैं। रेगुलेशन 21 क्या कहता है? ये रेगुलेशन 20 की बात। रेगुलेशन 21 बोलता है एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज ऑर्डर। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्ज ऑर्डर file an application along with copies of the notice and report under section 117 to the adjudicating authority under section 119. On consideration of the notice and the report, the adjudicating authority may pass the discharge. तो ये था हमारा रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी। अब इसमें दो बातें देख लेते हैं। एक तो देख लेते हैं जो पीरियड्स मेंशन्ड है इन इंसॉल्वेंसी, ये पीरियड स्पेसिफिक। ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है। एक बार बुक भी निकाल लेंगे और बुक से इस पीरियड को मिलाते रहेंगे एक बारी। सेक्शन 95, तो सेक्शन 95 क्या बोलता है? ये इंसॉल्वेंसी बस यहीं से शुरू है ना ये।
ठीक है, तो 95 में क्या पीरियड है? पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ डेट बाय डेटार फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, कितना पीरियड दिया हुआ है? ये आपको लिखा है 95(4)(2) के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे 95(4)(b), ये भी लिख सकते हैं। एक मिनट, दूसरी भी थी ना ये, मैं वो वाली शेयर करता हूँ, मैं चैट बॉक्स में भी शेयर की है ये। एक मिनट, 95(4)(b), जस्ट अ मिनट। ये ये नजर आ रही होगी स्क्रीन पर आपको। तो नरेंद्र जी एक बार ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। ऑलरेडी डन सर। डन, ठीक है, बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। ये सेक्शन 95, ठीक है, तो हमारा 95(4)(b) के अंदर दे रखा है ये बात। 95 के भी आगे आप लिख सकते हो 95(4)(b), ठीक है। उसके बाद अगला पीरियड कहाँ दे रखा? 99 में, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर करना है? ये आपको करना विद इन 10 डेज, 99(1). तो 99(1), ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, है ना? यस। उसके बाद में अगला सेक्शन है फर्दर इंफॉर्मेशन बाय डेटर और एनी अदर पर्सन एज रिक्वेस्टेड बाय आरपी। आरपी कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो वो कितने दिन के अंदर देनी है? 7 days, 5 सर, 5, 99 5। 99(5). हम्म। हाँ, वेरी गुड, 99(5). ये किसी स्टूडेंट ने ही बना रखा था, मेरे को याद आ गया, मैं कहा दे तो रखा था उसने। अब सेक्शन 100, सेक्शन 100 में क्या बोलता है? ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन एप्लीकेशन अंडर 94 और 95 फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तो ये 14 डेज का पीरियड है, सेक्शन 100 सब सेक्शन 1। ठीक है जी। उसके बाद कॉपी ऑफ ऑर्डर टू द क्रेडिटर, ये कौन सा सेक्शन? 3 सर, 100 का 3। हम्म, सेक्शन 100 सब सेक्शन 3। वैसे आजकल पीरियड इतना पूछते नहीं है, बट फिर भी याद होना चाहिए, अगर कोई पूछ ले तो एक आध क्वेश्चन पूछ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछे तो मना तो नहीं कर सकते ना। 101 में मॉरेटोरियम है, मॉरेटोरियम पीरियड कितना है? 180 दिवस। हाँ, 180 डेज, 101 सब सेक्शन 1। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ नोटिस बाय ए फ्रॉम पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो कितने दिन के अंदर करना है ये? 7 डेज, है ना? 7 days सही है सर। सेक्शन 102 सब सेक्शन 1। उसके बाद में पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स, 21 दिन में सेम क्लेम सबमिट सेम करने सब हैं इनको, सेक्शन। है ना? 102 हाँ। सब सेक्शन 1। हाँ, ये भी बननी है। ठीक है, इसी बहाने इसके साथ साथ पढ़ लेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 104 में प्रेपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बाय आरपी फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। 30 days। हाँ, 2 सर, 2, सब सेक्शन 2। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस। अब इसको दूसरी तरह से भी पूछ सकता है वो, कि भैया विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम्स। रिसीट ऑफ क्लेम्स के कितने दिन के अंदर बनाएगा ये तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस है। अब भाई एक और बात आपको नहीं इसमें लग खटक रही, देखो 7 दिन के अंदर तो उसको नोटिस दे रहे हैं, ठीक है, 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, 21 डेज है फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स।
और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स कितने दिन में बनानी है? 30। 30 दिन के अंदर। 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस है बेसिकली। डेट ऑफ द नोटिस लिखा है ना? डेट ऑफ नोटिस ही कर देते हैं इसको। तो इसका मतलब लिस्ट बनाने का टाइम तो मिला ही नहीं उसको। क्यों? हम्म। भाई 7 दिन के अंदर नोटिस दिया, 21 दिन के अंदर जो है उन्होंने क्लेम सबमिट कर दिए, और 30 दिन के अंदर इसको बनाने, इसका मतलब 2 दिन का टाइम मिला इसको बेसिकली, है ना? यस सर। हाँ। उसके बाद है 106। 106 क्या बोलता है? सबमिशन ऑफ रीपेमेंट प्लान। ये कितने दिन में देनी है इसको? 21 days। हाँ। ये कहता है कि आप दीजिए 106। 21 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स। तो 106 सबसेक्शन 1। उसके बाद में है 106 कन्वीनिंग मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट। ये क्या है? ये 14 to 28 डेज के अंदर, हम्म। मिनिमम 14 डेज। 14 डेज क्यों? कम से कम 14 डेज का नोटिस चाहिए, इसीलिए कम से कम 14 डेज तो देने ही पड़ेंगे। ये आपका आ गया सेक्शन 106 सबसेक्शन 4। ठीक है जी। और 107 नोटिस का पीरियड कितना है? एटलीस्ट 14 डेज, 14 days। है ना? तो ये हो गया आपका 107। 107 सबसेक्शन 1। उसके बाद में एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग नॉट मोर देन 7 days। 7 डेज एट ए टाइम। 4 subsection 4 सर। हम्म। 108 सबसेक्शन। उसके बाद में 117। 117 में क्या बोलता है? फॉरवर्डिंग ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बाय आरपी टू पार्टीज बाउंड बाय द रिपेमेंट प्लान। Notice that the repayment plan is fully implemented. Copy of the report prepared by the RP summarizing all receipts and payments. ये कितने दिन में करना है? 117 क्या पीरियड है? 14 and 7। सेक्शन 117 shall within 14 days of the completion of the repayment plan. ठीक है। और फिर ये है कि 7 डेज का पीरियड एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते, है ना? अगर 14 डेज में नहीं कर पाया तो ही में apply to the adjudicating authority to extend the timeline for further period not exceeding 7। इसीलिए 14 + 7 लिखा है इसमें। तो 117 1 and 2। ये भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 126, बस अभी तो 120 तक ही किए हैं। ठीक है जी। तो ये सारे सेक्शंस भी हम लोग जो है सेक्शन के साथ में सब सेक्शन भी लिख देंगे, और एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे सब चीजें ठीक है या नहीं। ठीक है जी। ये फाइल में दोबारा से शेयर कर, कोई खास बात नहीं, अभी हमने कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ सब सेक्शन डाल दी। अब इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं बिफोर वी मूव टू बैंकरप्सी। नहीं तो मैं 2 4 सवाल पूछ लेता हूँ। भाई इंसॉल्वेंसी में एक तो ये बताइए कि जो फीस का प्रोविजन है वो कहां पर डिफाइंड है? फीस ऑफ आरपी। आरपी की फीस किस, ये सेक्शन 105 में है। सेक्शन 105 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बी, प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ फीस टू द रेजोल्यूशन क्वेश्चन। अच्छा, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए मैक्सिमम कितना परसेंटेज अलाउ कर सकते हैं ऑफ द रियलाइजेबल इनकम? भाई जो रीपेमेंट प्लान बनाएगा तो जो उसकी रियलाइजेबल इनकम है वो कहेगा भाई मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये है वो है, 10%।
10%, 10%. नहीं, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए 90%। ओके सर, मतलब हाँ 90% सही है है सर। ना, वो ऐसे पूछेगा ना, भाई कम से कम 10% तो रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम 90 तक हो सकता हाँ, है ना। कौन सा है सर उसका रेगुलेशन नंबर? हाँ, वो ओके रेगुलेशन ठीक में है है। सर, ठीक है। हाँ। ओके सर, हाँ, हम भी थोड़ा रेगुलेशन मेहनत पढ़ा करें था ना सर। हमने। अच्छा, सिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में क्या राइट्स है? सिक्योर्ड क्रेडिटर के, क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? Yes, to that extent, he is relinquish his right. ठीक है, बिल्कुल सही। क्या एसोसिएट ऑफ द डेटर वेदर ही कैन पार्टिसिपेट इन द वोटिंग? एसोसिएट ऑफ No, द sir. डेटर नहीं, ही कैन No associate and no, not the creditor which is not listed in list of creditor list. नॉट। राइट, हाँ, 104 में अगर नहीं है तो ही कैन हाँ नॉट। ठीक है। नाउ सेक्शन 121, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 121। सर, इसमें ऑनरेस प्रॉपर्टी का नहीं होगा नहीं सर कुछ? ऑनरेस एंड डिस्क्लेमर प्रॉपर्टी। नहीं, वो तो होता ही है, देखो ऐसा है वो, आपने रेगुलेशन पढ़ा ना, रेगुलेशन के अंदर दे रखा था वो। रेगुलेशन जो देखा आपने, अभी रेगुलेशन बताया था ना आपको, तो रेगुलेशन में नहीं दे सर, रखा है। वो बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन में है सर। नहीं, यहां पर फास्ट भी है। ट्रैक नहीं है सर? है सर जी, है। सर उसका आएगा सर, पक्का आएगा क्वेश्चन। इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन प्रोसेस। चलो वो भी देख लेते हैं, पर आप ये बता दीजिए कि इसमें जो क्लेम्स कब तक एडमिट हो सकते हैं, लास्ट क्लेम एडमिशन का स्टेज कौन सा है इंसॉल्वेंसी? इट वुड बी सेम एज CIRP सर। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं। आप ये बताओ ना कब तक एडमिट हो सकते हैं। ये आपको लिखा हुआ रेगुलेशन नंबर 7 में। रेगुलेशन 7 कहता है, the resolution personnel shall modify the amounts of claims admitted, including the estimates of claims made under sub-regulation 6, as soon as may be practicable, after he comes across additional information warranting such revision, till the approval of a repayment plan by the creditors. अब आपके क्वेश्चन का जवाब वो भी देता हूं, वो भी है, अभी पढ़ा था हमने। ये कंटेंट्स ऑफ द रीपेमेंट प्लान रेगुलेशन 17 में पढ़ा था, अभी रेगुलेशन 17 पढ़ा था ना हमने। तो रेगुलेशन 17 में है वेरिएशन ऑफ द ऑनरस टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द गारंटर। वो यहां पर ओहो हो, इनडायरेक्टली रेफरेंस दे दिया उसने, सही बात है सर, सही बात है। है ना। चलिए, अभी तो पढ़ा था। अब हम चलते हैं बैंक्रप्सी 492। सर हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर इसमें एक है सर रेगुलेशन नंबर 14, रोल कॉल एट द commencement of meeting the RP shall take a roll call when every participant including those attending by proxy or through video conferencing shall state for the recording of the following. रोल कॉल मीन्स क्या होता है सर? रेगुलेशन नंबर 14।
अरे भाई जैसे टीचर नहीं आता क्लास में, क्लास में हाँ। बोलता नहीं है रोल नंबर ये फलाना नहीं फलाना, वही रोल ओके, नंबर। हाँ सर, हाँ सर, ओके सर, ओके, हाँ सर, हाँ सर। वो मीन्स सीआईआरपी में भी अटेंडेंस। है, सिमिलर प्रोविजन हाँ। सीआईआरपी में भी है। ओके सर, हाँ सर। 492 बैंक्रप्सी ऑर्डर, सेक्शन 121। सेक्शन 121 क्या बोलता है? An application for bankruptcy of a debtor may be made by a creditor individually or jointly with other creditors or by a debtor to the adjudicating authority in the following circumstances। तो तीन सेक्शन है। सेक्शन 100 जिसमें क्रेडिटर ही एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, सेक्शन 115 जिसमें डेटर क्रेडिटर दोनों एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और सेक्शन 118। सेक्शन 115 क्या है? जब रीपेमेंट प्लान रिजेक्ट हो जाता है। और सेक्शन 118 क्या है? जब रीपेमेंट प्लान अप्रूव हो गया लेकिन बाद में फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, यही तीन सेक्शन। एन एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी शैल बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यहां पर 3 महीने का पीरियड दिया। 3 महीने का पीरियड क्यों दिया? कि भाई अभी भी अगर आप बैंक्रप्सी अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो, आप पेमेंट कर दो, बैंक्रप्सी नहीं होगी। ठीक है, तो एन एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी shall be filed within a period of 3 months of the date of the order passed by the adjudicating authority under the sections referred to in subsection 1, and where the debtor is a firm, the application under subsection 1 may be filed by any of its partners। यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या है? कोई भी पार्टनर फाइल कर सकता है, जबकि इंसॉल्वेंसी में ऐसा नहीं है। इंसॉल्वेंसी में क्या है? मेजॉरिटी और मेजर। ऑल, है ना? उसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 94, है ना? सेक्शन 94 में होगा ना? हाँ सर, सही है सर। सही है, परफेक्ट। है ना? आप तो एग्जाम दे दो सर अभी। है। एग्जाम दे दो सर। अरे भाई हमने अब क्या एग्जाम देने यार, ठीक है। आपका सही जा रहा है सर सब। है। आपका सही जा रहा है सर, सब पूरा सही जा रहा है सर। तो ये कहता है where the debtor is a partner of a firm, such a debtor shall not apply under this chapter to the adjudicating authority in respect of the firm unless all or majority of the partners of the firm file the application jointly। ठीक है, लेकिन बैंक्रप्सी में क्या है? वो कुछ नहीं। कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है आपसे, क्योंकि आप सोचोगे एक ऑप्शन दे देगा ऑल और मेजोरिटी, आप सोचोगे यार ऑल और मेजोरिटी ही होगा, है ना? और यहाँ पर क्या लिखा है? एनी। नहीं। तो बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी में डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान में रखना। इसीलिए जो जो ऐसे पॉइंट है ना मैंने सारे हाईलाइट कर रखे हैं इसके अंदर। अगर आप इनको ढंग से पढ़ लोगे ना तो भी काफी इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। ऐसे नहीं इसको बोल्ड किया हुआ, इसका पर्पज है। सेक्शन 122 एप्लीकेशन बाय डेटर। The application for bankruptcy by the debtor shall be accompanied by the records of the insolvency resolution process undertaken under chapter 3 or of part 3। ठीक है, जो भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का रिकॉर्ड वो लगाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द debtor in such form and manner as may be prescribed on the date of the application for bankruptcy। ठीक, and a copy of the order passed by the adjudicating authority under chapter 3 of part 3 permitting the debtor to apply for bankruptcy। ठीक, द डेटर मे प्रपोज, यहां पर भी मे है वर्ड, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम प्रपोज कर भी सकता है और खुद भी फाइल कर सकता है। ठीक है, एज द बैंक्रप्सी ट्रस्टी इन द एप्लीकेशन फॉर द एप्लीकेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 shall be in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed। तो आपको रूल 6 और रूल 16 दे रखे हैं, जिसमें आपको इन्होंने क्या यस दे सर, रखा है? फॉर्म ए। फॉर्म। सर फॉर्म में विद प्रिस्क्राइब फी ऑफ रुपीज 2000। तो रूल 6 हमारा जो है ये रूल 6 है। रूल 6 कहता है एप्लीकेशन बाय गारंटर, एप्लीकेशन होगी फॉर्म ए में along with the fees of 2000, and the guarantor shall serve forth with a copy of the application to every creditor and the corporate debtor for whom the guarantor is a personal guarantor। ठीक है, हर क्रेडिटर को एप्लीकेशन की कॉपी देनी है और कॉर्पोरेट डेटर। तो रूल 6 है, और दूसरा रूल कौन सा है? रूल 6 और रूल 16। 16 भी देख लेते हैं।
ये रूल 16 है। तो रूल 16 कहता है जब तक नहीं प्रेस्क्राइब्ड है तो आप ऐसे लगा दो ये फलाना निभाना, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए, अब हम चलते हैं। हाँ, एक और बात, एन एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी बाय द रिटायर शैल नॉट बी विथड्रॉन विदाउट द लीव ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर डेटर ने एप्लीकेशन लगाई है तो परमिशन लेनी होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की फॉर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। नाउ सेक्शन 125, सर एप्लीकेशन। पीपीआर सर पीपीआरपी का क्या है सर? पीपीआर में भी 90%। ओके सर। हम्म। और सर when the application is not been admitted, then it would be with the passing of special resolution. और नेचुरली हाँ, वो तो ठीक है। वो तो जेमिना से सर। एप्लीकेंट ही विड्रॉ कर लेगा ना, वो एप्लीकेंट विड्रॉ करेगा। ओके सर, ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर। उसका भी रूल एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स में दे रखा है। पीपीआईआरपी के जो रूल्स है ना, हाँ। मैं मैं बता देता हूँ आपको। क्या बात करो सर, बिफोर प्लीज सर। वो थोड़ा खोलने में टाइम लग जाता है और कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, क्योंकि इतना फैला हुआ ना ये, प्रीपैक भी बाद में दे रखा है। हम्म। ये प्रीपैक के रेगुलेशंस आ गए ना, प्रीपैक के जो रूल्स है ना, रूल्स में मिल जाएगा। ये तो रूल्स में फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन में ना, तो रूल्स में नहीं दे रखा कह रहे ना। फिर रेगुलेशंस में, क्योंकि रूल्स में तो नहीं है। दिया सर, नहीं दिया सर। क्या? वो आप बोल रहे हो नहीं, नहीं कहीं पे नहीं दिया सर विड्रॉल का प्रोविजनिंग। नहीं, एक तो ये है ना कि अब जो आ गए ना, अब जो अभी अमेंडमेंट हुआ ना, उसके अंदर तो आ गई ये चीज। अभी हमारे सिलेबस में नहीं है वो। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो उसमें आपको सीआईआरपी का रेफरेंस मिल जाएगा, पीपीआईआरपी में भी। ओके तो सर, उससे सही है सर। आ जाता वो चीज। चलिए, ठीक है सर। इधर उधर भटकाया मत करो यार, पता क्या होता है यहाँ से में ध्यान भटक जाता है। सॉरी सर, पर सर उससे पहुंच गए लिंक बैठती है ना पीपीआईआरपी। सर। लिंक लिंक बैठ जाती है सर, सही है सर। हाँ, वो थोड़ा सा ना दूसरों आपने ही पे। सीखा है सर, ये सब तो आपने ही सीखा है सर, बाकी हम तो आपके जैसे ही पढ़ रहे थे सर। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बात सही है। चलिए, सेक्शन 123। पर आप अच्छा पढ़ रहे हो, अब आप सही पढ़ रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अच्छी बात है। देखो आपके अंदर जुनून है, लगन है, क्या अच्छी सर? बात है। एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर, the application for bankruptcy by the creditor shall be accompanied by the records of the insolvency resolution process undertaken under chapter 3, copy of the record passed by the adjudicating authority pertaining permitting the creditor to apply for bankruptcy, details of the debts owed by the debtor to the creditor as on the date of the application for bankruptcy, and such other information as may be prescribed। ठीक है, तो इसके लिए रूल 7 दे रखा है। अब रूल 7 क्या है वो देख लेते हैं। ये रूल 7 है। तो एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर होगी आपकी फॉर्म बी के अंदर, फीस 2000 रुपीज है। और इसको कॉपी देनी है किसको? गारंटर को और कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है। And in case of joint application, the creditors may nominate one amongst themselves to act on behalf of all the creditors। ये आपका रेगुलेशन नंबर 7। चलिए,
एक ये कहाँ आ गए हम लोग? हाँ, ठीक है जी। तो 123 में एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर सिंगली और ज्वाइंटली, फॉर्म नंबर बी है ना? हाँ सर, हाँ, सही है। उसका ए है, इसका बी है, फीस 2000 रुपीज। चलिए। पर सर, एक हाँ, पूछूं सर क्वेश्चन? बोलिए बोलिए बोलिए। सर, सर्वे 14 days demand notice in form D, sir. Sir, there is no where written in section 123, but it will be mandatory, sir. How to interpret, sir? वो डिमांड नोटिस वाला कॉन्सेप्ट है ना सर? डिमांड नोटिस, वो तो इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हो ना आप? नहीं सर, बैंक्रप्सी में भी है सर। बैंक्रप्सी ऑर्डर फॉर इंडिविजुअल इंश्योरेंस। क्या? ठीक है सर, कोई। हाँ सर। जो 4 पॉइंट में से कोई एक जगह पे वो फॉल कर रहा है सर, पर आई डजंट रिकॉर्ड और इंटरलिंक्ड। कोई इशू नहीं सर, आई विल गेट। नहीं नहीं नहीं, वो आप इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हो। इंसॉल्वेंसी में 14 डेज का नोटिस देना है ना? नहीं नहीं सर, इंश्योरेंस तो मुझे पता है सर। वो सेक्शन 10 में है सर, पर इसमें भी है सर। नहीं, बैंक्रप्सी। सेक्शन 10 कहाँ, यहाँ इसी की बात कर रहा हूँ, सर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी की। सर रेगुलेशंस में दिया हुआ है ये गारंटर वाले के, वो बात कर रहे हैं वो। बैंक्रप्सी का नो सर, या गारंटर। इंसॉल्वेंसी का? सर गारंटर रेगुलेशंस। नहीं, वो ठीक है, गारंटर रेगुलेशंस रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी सर। हाँ, तो इंसॉल्वेंसी में तो मैं बोल ही रहा हूँ कि 14 डेज का नोटिस तो है ही है ना। वो यस तो सर, अभी हमने डिमांड। देखा ही था ना, अभी हाँ इंसॉल्वेंसी सर, जब हम सॉरी पढ़ रहे सर। थे तो वहां देखा ही था। आपका क्वेश्चन ये है कि बैंक्रप्सी में भी ऐसा कुछ है, नरेंद्र हाँ जी? हाँ सर, हाँ सर। ये कह रहे हैं। क्वेश्चन इनका ये है। तो बैंक्रप्सी में एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स देख लेंगे फिर, और क्या। ठीक बैंक्रप्सी है के भी सर। रूल्स है ना, हाँ हाँ ठीक है सर, कोई इशू नहीं सर। उसमें चेक कर लेंगे एक बार। हाँ सर, ठीक है, कर लेंगे सर। सेक्शन 113 फ्रॉम डी। तो फॉर्म डी देखते हैं एक बारी। फॉर्म डी क्या है? फॉर्म डी है नोटिस टू क्रेडिटर्स। फॉर्म डी देखिए एक बारी। ये तो अलग चीज है। फॉर्म डी तो नोटिस ऑफ क्रेडिटर्स है ना, ये अलग चीज। तो फॉर्म डी की तो बात नहीं कर रहे आप? हाँ सर, वही होगा सर। हाँ सर, वही है। हाँ, सही है सर, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। वो अलग चीज है। भटका मत करो ज्यादा इधर उधर। हाँ सर, सॉरी सर। चलिए। An application under subsection 1 made in respect of a debt which is secured shall be accompanied with a statement by the creditor having the right to enforce the security that he shall, in the event of a bankruptcy order being made, give up his security for the benefit of all the creditors, or a statement by the creditor stating that the application for bankruptcy is only in respect of unsecured part of the debt. ठीक है। अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाता है तो वो यहां पर क्या कहेगा कि ही इज गिविंग अप सिक्योरिटी, या फिर मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं सिर्फ अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द डेट के लिए एंड एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द डेट। इफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी and submits a statement under clause B of subsection 2, the secured and unsecured parts of the debt shall be treated as separate. Same way for creditor, creditor may propose, जैसे debtor may propose ऐसे ही creditor may also propose.
कोई जरूरी नहीं। अगर प्रपोज करेंगे तो उसका देख लेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो पेंडिंग नहीं, और नहीं प्रपोज करेंगे तो बोर्ड से पूछेंगे और बोर्ड रिवर्ट करेगा। ये इतना सेम प्रोसीजर सब जगह। An application for bankruptcy under subsection 1 in case of a deceased debtor may be filed against his legal representative। ठीक है, जो बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन है इन केस ऑफ, मतलब डेटर गारंटर की डेथ हो गई तो क्या होगा, इट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये देखना है कि ऐसा प्रोविजन क्या इंसॉल्वेंसी में भी है, कि इंसॉल्वेंसी चल रही है एक बंदे की और उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा। सर इसमें वो प्रोविजन नहीं है इंसॉल्वेंसी में। हाँ, इंसॉल्वेंसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बैंक्रप्सी में ही। The application for bankruptcy shall be in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed। ठीक है, इसके लिए रूल 7 और रूल 16। An application for bankruptcy by the creditor shall not be withdrawn without the permission of the adjudicating authority। ठीक है, तो अगर क्रेडिटर भी एप्लीकेशन लगा रहा है तो भी विदाउट परमिशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, दोनों में ही है। नाउ 124 क्या बोलता है, एप्लीकेशन जैसे ही फाइल हुई इंटरिम मॉरेटोरियम लग गया। ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड एनी पेंडिंग लीगल एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ हिज डेट्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन स्टेड। जब हम इंसॉल्वेंसी पढ़ते हैं, इंसॉल्वेंसी में ये नहीं लिखा अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर, क्या लिखता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ हिज डेट्स। यहां क्या लिख दिया, अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर in respect of his debts shall be deemed to have been stayed, and the creditors of the debtor shall not be entitled to initiate any legal action or legal proceeding against any property of the debtor in respect of any of his debts। इसको हम इंसॉल्वेंसी का जो इंटरिम मॉरेटोरियम है उसके साथ मिला करके पढ़ लेते हैं एक बार। इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो हमारा मॉरेटोरियम का प्रोविजन है वो है कौन से सेक्शन में, 96। 96। तो 96 में देखिए क्या कहता है वो, All debts and shall cease to have effect। या एनी डेट्स बोलता है ना, लेकिन यहां पर थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दिया, अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट्स। ठीक है, तो वर्डिंग थोड़ा सा चेंज है यहां पर, ये थोड़ा ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे। वो इंसॉल्वेंसी में ये वाली ऑप्शन डाल देगा, दोनों ऑप्शन डाल देगा। Where the application has been made in relation to a firm, the interim moratorium under subsection 1 shall operate against all the partners of the firm as on the date of the making of the application। ठीक, ये तो सिंपल ही है। The provisions of this section shall not apply to such transactions as may be notified by the central। Section 125 अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बोर्ड से पूछ लेंगे, बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट कर देगा, वही सब बात है। 126 बैंक्रप्सी ऑर्डर, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास ए बैंक्रप्सी ऑर्डर विद इन 14 days ऑफ रिसीविंग द कंफर्मेशन और नॉमिनेशन ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है, तो पीरियड क्या है यहाँ पर, 14 days ऑफ रिसीविंग द कंफर्मेशन और नॉमिनेशन ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। यहां पर वो नहीं है कि आपने जब एप्लीकेशन फाइल की तब से, एप्लीकेशन फाइल से नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन में हो सकता है आपने बैंक्रप्सी ट्रस्टी का नाम दिया या नहीं दिया। ठीक है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक्रप्ट क्रेडिटर्स एंड द बैंक्रप्सी ट्रस्टी विद इन 7 days ऑफ पासिंग ऑफ द बैंक्रप्सी ऑर्डर। क्या, कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी एंड कॉपी ऑफ द बैंक्रप्सी ऑर्डर। ठीक है, तो ये तीनों कॉपीज किसको देनी है, बैंक्रप्ट को, क्रेडिटर्स को और बैंक्रप्सी ट्रस्टी। रूल 14, रूल 14 एक बार देख लेते हैं कि रूल 14 क्या कहता है। ये है रूल 14, कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड। A copy of the application as referred to in Rule 6 and 7, if not provided earlier, shall be provided to such a bankruptcy trustee by the adjudicating authority within 3 days of his appointment। ठीक है,
तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी को भी कॉपी दे देंगे विद इन 3 days ऑफ द अपॉइंटमेंट। और बाकी सबको कॉपी कितने दिन के अंदर दे रहे हैं? विद इन 7 days ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। ठीक है। सेक्शन 127, वैलिडिटी ऑफ द बैंक्रप्सी ऑर्डर। The bankruptcy order passed by the adjudicating authority under section 126 shall continue to have effect till the debtor is discharged under section 138. 128 बोलता है effect of the bankruptcy order. On the passing of the bankruptcy order under section 126, the estate of the bankrupt shall vest in the bankruptcy trustee. जैसे वहां liquidation estate की concept है ना, the liquidation estate vests in the liquidator, ऐसे ही the estate of the bankrupt shall vest in the bankruptcy trustee. The estate of the bankrupt shall be divided among his creditors and subject to provisions of subsection 2. A creditor of the bankrupt indebted in respect of any debt claimed as a bankruptcy debt shall not initiate any action against the property of the bankrupt in respect of such debt or commence any suit or legal proceeding. अब सबसेक्शन 2 में क्या बोल दिया कि इट शेल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर। जैसे 33(5) है हमारा, 33(5) होता है ना लिक्विडेशन में, उसमें क्या लिखता है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 52। तो ऐसा ही चीज यहां पर है कि जो राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर आर नॉट इफेक्ट। ठीक, लेकिन कोई दूसरा क्रेडिटर जो है ही कैन नॉट टेक एनी एक्शन ड्यूरिंग दिस बैंक्रप्सी पीरियड। लेकिन यहां पर भी वही 30 days वाला कॉन्सेप्ट है जैसे वहां पर है ना लिक्विडेशन में, provided that no secured creditor shall be entitled to any interest in respect of his debt after the bankruptcy commencement date if it does not take any action to realize his security within 30 days from the said date. Where a bankruptcy order under section 126 has been passed against a firm, the order shall operate as if it were a bankruptcy order made against each of the individuals who on the date of the order is a partner in the firm. अब यहां देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है कि बैंक्रप्सी ऑर्डर किसके अगेंस्ट में? ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब ये कि कंपनी के अगेंस्ट में ऑपरेट नहीं करेगा ये। ऐसा भी हो सकता है, कोई कंपनी भी पार्टनर हो सकती है फर्म में। क्या लिखता है? अगेंस्ट ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स हु ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर इज ए पार्टनर। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 shall not apply to such transactions as may be notified by the settler. Now, statement of financial position. Where a bankruptcy order is passed on the application for bankruptcy by a creditor, the bankrupt shall submit a statement of financial position to the bankruptcy trustee within 7 days from the bankruptcy commencement date. ठीक है, और इसके लिए फॉर्म है, फॉर्म ई है। The statement of financial position shall be submitted in such form and manner as may be prescribed. ठीक है, ये लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे हम। वेयर द बैंकरप्ट इज ए फर्म, इट्स पार्टनर्स ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर शैल सबमिट ए जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एंड ईच पार्टनर ऑफ द फर्म शैल सबमिट ए स्टेटमेंट ऑफ हिज फाइनेंशियल पोजीशन। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी may require the bankrupt or any other person to submit in writing further information explaining or modifying any matter contained in the statement of financial position. तो एक बार स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्म देख लेते हैं और रूल 11 स्टडी कर लेते हैं, बस लास्ट रूल 11 और फॉर्म ई। ये है रूल 11। रूल 11 क्या बोलता है? द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 शैल बी सबमिटेड बाय द बैंकरप्ट इन फॉर्म ई। इतना ही बोलता है। और एक बार फॉर्म ई देख लेते हैं, ये फॉर्म ई क्या है? ये है फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रूल 11, फुल नेम ऑफ द बैंकरप्ट, एड्रेस, बैंक अकाउंट, जॉइंट और सेवरल, लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ द बैंकरप्ट एंड इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। एज ऑन द एप्लीकेशन डेट फॉर द प्रीवियस 3 years, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर द प्रीवियस 3 years देनी है आपको ये। दिस विल इंक्लूड ऑल एसेट्स ऑफ द बैंकरप्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देम बीइंग एक्सक्लूडेड एसेट्स। तो चाहे एक्सक्लूडेड हो चाहे ना हो, सारे एसेट्स की डिटेल आपको यहाँ देनी है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड रिलेशन टू गारंटी गिवन बाय द डेटर, ये गारंटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स। तो ये पूरा आपको डिटेल इसके अंदर देना है फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, बाकी अगली क्लास में। तो चलो कुछ तो हो गया। और ये जो है, ये इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड वो जो था ना, ये वाला आ गया वो, एक मिनट, ये भी मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा एक बार। हाँ चला गया, ये पीरियड स्पेसिफाइड इन द कोड, ये बात। तो इस पीरियड से भी कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल जाए, ये बात। इसमें सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं हमारे, सब प्रोसेसेस के पीरियड बना रखे हैं इसमें। ये CIRP का भी है, लिक्विडेशन का भी है, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी भी है ना। ये सारे सेक्शन इसमें लिख रखे हैं, फास्ट ट्रैक का भी, सबका है। ये तो जो मॉडल टाइमलाइन है वो तो है ही है, इसमें तो कोई खास बात नहीं, ठीक। तो एक बार इसको भी आप चेक कर लीजिए काजल जी, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा ध्यान से, है ना। सर इसको भेज दीजिए सर। हाँ हाँ, मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता सर थैंक हूँ। यू। ओके, गुड।